प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12th क्लास के लिए फिजिक्स की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज हम इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले हम समझेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं। बच्चों, हाँ, जैसे हम इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं और 12 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना। अब ये जो एक्सिस होती है हमारी ए से बी को मिलाने वाली जो लाइन है, ये इसकी एक्सिस कहलाएगी डाइपोल की। इस डाइपोल का मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू दी मिड पॉइंट जो भी लाइंस होंगी वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, इक्वेटोरियल लाइन कहलाएंगी। तो क्या होती है इक्वेटोरियल लाइन? एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और मिड पॉइंट से पास होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने एक लाइन दिखा रखी है डॉटेड, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन है। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट पी होगा जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई ऐसी कितनी लाइन हो सकती है इक्वेटोरियल लाइन, तो ये इन्फिनाइट लाइन हो सकती हैं जो पॉइंट ओ से पास होकर पॉइंट ओ या हम कहें कि मिड पॉइंट से जा सकती है और साथ ही साथ एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। हम 3 डायमेंशनल की बात करें ना बच्चों, जैसे अगर हम इस पर बात करें तो ये एक, जैसे इस लाइन की बात करते हैं, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू ये पेन है, तो ये भी क्या है, आपकी इक्वेटोरियल लाइन होगी। जैसे बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं भाई, इस पॉइंट ओ से और इस पॉइंट पी से जाते हुए एक प्लेन खींच सकते हैं, ऐसे पूरा का पूरा प्लेन, और उस प्लेन पर बहुत सारी लाइन हो सकती है जो पॉइंट ओ से पास हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इक्वेटोरियल लाइन बहुत सारी हैं, इन्फिनाइट हैं। और यहाँ पर हमने, क्योंकि पेपर प्लेन है हमारे पास में, तो हमने इस तरीके से इसको दिखाई हुई है। चलिए बच्चों, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं पहले छोटी छोटी बातें। कंसेप्ट क्या है हमारे पास में, यहाँ पे वही सब हमारे पास पॉइंट चार्जेस होंगे। पॉइंट चार्ज से कोई डिस्टेंस हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकें। जो बेसिक कंसेप्ट है, जो पीछे सीखे हमने, वही सब यहाँ पर यूज़ होंगे। चलिए इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ठीक है। ए बी की इक्वेटोरियल लाइन पर आपके पास कोई पॉइंट पी है। अगर मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस चेक करें तो ये आर है, ठीक है। ओ पी इज इक्वल टू आर है। और इस पॉइंट पी पर आपको इस डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये कैलकुलेट करनी है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे सामने क्या चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। लेट ए बी इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पी इज़ द पॉइंट ऑफ एट इक्वेटोरियल लाइन एट विच वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सिचुएशन इज शोन इन डायग्राम। हमने 2 ही बातें इसमें कही हैं, एक तो ए बी डाइपोल है और इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बाकी सारी सिचुएशन हमने डायग्राम में शो कर दी है। डायग्राम फर्स्ट में दिखाया हुआ है, फर्स्ट डायग्राम है बच्चों, और इसी फर्स्ट डायग्राम से हमने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे सेकंड बनाया हुआ। आगे इसमें देखेंगे किस तरीके से हम इसमें काम करेंगे बाय ज्योमेट्री। क्योंकि ये ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2L, तो ओ ए और ओ बी कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे LL, है ना। और इसी वजह से हम जो डाइपोल होता है, डाइपोल की जो डिस्टेंस रखते हैं दोनों चार्जेस के बीच में, डाइपोल की लेंथ जो रखते हैं वो 2L रखते हैं, ताकि मिड पॉइंट से जब हम बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं तो ये L में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी क्या हो जाती है, थोड़ी सिंपल हो जाती है करने में। तो बच्चों यहाँ पे जो AP या हम PB फाइंड करना चाहते हैं तो ये √R² + L² हो जाएगा बाय ज्योमेट्री, है ना भाई। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हम AP की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, R² + L² का रूट। सिमिलर वे में ये भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमने सिंपली इसको सीधा रख दिया बाय ज्योमेट्री, AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू √R² + L², ठीक है बच्चों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू चार्ज +Q। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज E1
अब क्योंकि बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ होगी। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने डायग्राम में दिखाई हुई E1 इस डायरेक्शन में होगी, A टू P। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी E1 की, A टू P। तो हमने मैग्नीट्यूड लिख दें यहाँ पे, E1 का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर यानी कि AP की जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है ना। और इसकी डायरेक्शन भी हम यहाँ पे AP की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा, तो R² + L² रह जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन डायरेक्शन A टू P। ये भी डिस्कस किया, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ये मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन हमने यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन कर दी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्जेस, तो E2 की जो वैल्यू आ जाएगी BP² हो जाएगा, ठीक है, ये BP²। अब ये नेगेटिव साइन है तो बच्चों इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस P से क्या होगी, इसकी तरफ ही को होगी, ठीक है ना, रेडियली इनवर्ड होगी, तो E2 की डायरेक्शन ऐसे होगी। और P2B इसको हम कह सकते हैं। तो E2 की वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे BP की भी वही वैल्यू रहेगी जो हमने अभी AP की रखी है, तो स्क्वायर है यहाँ पे BP का, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा इन डायरेक्शन P टू B, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैग्नीट्यूड वाइज चेक करें तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 = मैग्नीट्यूड ऑफ E2, बट डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। अब बच्चों दो बातें इसमें हो गई कि इस पॉइंट P पर जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन E1 और E2 के कारण होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम E1 और E2 को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, जैसे कि हमने सेकंड डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है बच्चों। सेकंड डायग्राम है हमारे पास। तो अगर हम E1 की बात करें यहाँ पे E1, तो E1 के कंपोनेंट हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल। भाई एक चीज़ और है इसमें जो समझने की है कि ये दोनों हमारा क्या है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है ना, दोनों इसमें दो साइड इक्वल है ये, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लो एक थीटा है तो दूसरा भी थीटा होगा। बाई ज्योमेट्री चेक करेंगे तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा यहाँ पे, यानी कि ये एंगल भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। इसको थोड़ा एनलार्ज करते हुए हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब E1 जो है उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, डायरेक्शन क्या होगी P2Q, ये पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा Q हो गया, ठीक है। तो E1 cos थीटा हो जाएगी और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो E1 sin थीटा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अगर हम E2 की बात करें तो E2 में जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगा E1 cos थीटा के, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब क्योंकि बच्चों E1 और E2 तो इक्वल है, तो ये वैल्यू जो वर्टिकल कंपोनेंट की है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल होंगे, और क्योंकि ये अपोजिट हैं तो इस एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण इस P पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही है, क्लियर है। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण ही बनेगी, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी P2Q होगी। तो यही सब बातें बच्चों ने यहाँ पे थोड़ी सी लिखी हुई है, इसको एक बार देख लेते हैं। नाउ रेफरिंग द डायग्राम सेकंड डायग्राम को रेफर करते हुए इट इज़ क्लियर दैट वर्टिकल कंपोनेंट्स E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इन द सेम डायरेक्शन, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों यहाँ पे एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी इन डायरेक्शन P2Q। ये हमने Q पॉइंट यहाँ पे लिया हो तो P से Q तक इसकी नेट डायरेक्शन होगी। अब बच्चों E1 और E2 दोनों इक्वल हैं तो E2 को हमने E1 लिख लिया, ठीक है, तो दोनों प्लस करेंगे तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम E1 की वैल्यू रखेंगे, 2 तो एज इट इज़ लिखा, E1 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R² प्लस L², यही है। cos थीटा की वैल्यू बच्चों हम डायग्राम से निकाल सकते हैं। भाई cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा OA अपॉन AP, या इस वाले ट्राइंगल से बात करें तो OB अपॉन BP या PB, भाई किसी भी तरीके से कर लो, L अपॉन रूट R² प्लस L² आएगा। यहाँ से निकालना चाहो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकालना चाहो यहाँ से निकाल लीजिए। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है L अपॉन रूट R² प्लस L²। बच्चों अगर ध्यान दें तो ये Q इंटू 2L लिखा जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर R² प्लस L² की पावर क्या होगी 1/2, और यहाँ पर R² प्लस L² की पावर क्या है 1।
क्योंकि ये वैल्यू बेस वैल्यू सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 लिखेंगे और जब इसको ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगी। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि 3/2 कैसे आया। अब बच्चों हम ये जानते हैं कि Q × 2L जो हमारे P के इक्वल होता है, जिसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन -q चार्ज से +q चार्ज होती है। हमने डायग्राम में भी इस पर दिखाया हुआ है, यहाँ पे P -q चार्ज से +q चार्ज की होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इसको हमने यहाँ पे P लिख दिया और बच्चों ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पर। अब एक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, यदि हम मान लें कि L जो है बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, या हम ये कहें कि ये जो पॉइंट ले रहे हैं P वो इक्वेटोरियल लाइन से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। मान लो ये मीटर्स में है और ये mm में है, तो ये काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर L इज़ वेरी लेस देन R रहेगा, तो L² की वैल्यू R² से और भी छोटी हो जाएगी। तो हम इसमें L² वाले टर्म को छोड़ सकते हैं। तो वी कैन राइट E = 1/4πε0 P/r² पावर 3/2। भाई L² को छोड़ देंगे तो 3/2 पावर R² के ऊपर ही रह जाएगी। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R³ और ये इन डायरेक्शन P2Q। या हम इसे कह सकते हैं बच्चों, ध्यान दें कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट होगी, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, अपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों ध्यान दें, जब हमने एक्सियल पॉइंट पर लास्ट वीडियो में एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रिजल्ट आते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दें कि E जो है प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली 1/r³ के, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ E इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, या कह सकते हैं एंटी पैरेलल टू P। 2 पॉइंट्स हम इसमें याद रखेंगे कि जो आपका इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन P के अपोजिट या एंटी पैरेलल होगी। उम्मीद है बच्चों ये डेरिवेशन आपको ठीक से समझ में आया होगा। आप कहीं पर कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, और कोई ज़्यादा क्लियरिटी इसमें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उचित समाधान उसका दिया जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।